नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है डैन कूपर की, जो 1971 के थैंक्सगिविंग के आसपास एक लेजेंड बने। ये दुनिया का पहला आदमी है जिसने एक प्लेन को हाईजैक किया सिर्फ रैंसम के लिए। उसने $200,000 लूटे और फिर चलते प्लेन से छलांग लगा दी। 52 ईयर्स से जिसे FBI पकड़ नहीं पाई। आखिर कौन था ये डैन कूपर? क्या हुआ था प्लेन में उस रात? क्या वो जिंदा भी है या मर गया? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस केस में रिसेंटली मिलते हैं वो सबूत जो फाइनली इस 52 ईयर्स के अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बड़ा ही मजेदार होने वाला है। A clever hijacker who had given his name as D.B. Cooper parachuted out of an airliner over Washington state and disappeared with $200,000 of the airline's money. And a mystery that no one has been able to crack for almost 40 years. A legendary hijacking that has taunted the FBI for decades. We don't know who he is or was, where he came from, or where he went. It really happened to criminal legend D.B. Cooper, the man at the heart of the only unsolved hijacking case in American history. 24 नवंबर 1971 दोपहर 4 बजे एक आदमी जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया था, पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आया और सिएटल टकोमा एयरपोर्ट के लिए वन वे टिकट $20 का लिया। उसकी फ्लाइट की टाइमिंग 4:35 PM की थी और उन्हें आइल साइड की सीट 18C एलोकेट की गई थी। उस दिन फ्लाइट में 36 पैसेंजर्स थे, साथ में कैप्टन विलियम स्कॉट, फर्स्ट ऑफिसर बॉब रैडजैक, फर्स्ट इंजीनियर H.E. एंडरसन और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स टीना मकलॉ और फ्लोरेंस स्कैफनर। डैन कूपर के बोलचाल में कोई एक्सेंट नहीं था, जैसे कि अक्सर हम लोगों के बातचीत करने के तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि ये बंदा कहाँ का है। उसने एक काला सूट और टाई पहना हुआ था। जब कूपर प्लेन में चढ़ा तो किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उड़ान शुरू हुई तो कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को एक चिट्ठी दी। आमतौर पर अकेले सफर करने वाले मर्द फोन नंबर या होटल रूम नंबर्स फ्लाइट अटेंडेंट्स को स्लिप करते थे, इसलिए उस फ्लाइट अटेंडेंट ने उस चिट्ठी को अपने जेब में डाल दिया और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब फ्लोरेंस दूसरी बार गुजरी तो कूपर ने उसे बुलाया और उसे चिट्ठी पढ़ने को कहा। उसने उसे धमकी दी कि उसके पास बॉम्ब है और इशारा करके अपने सूटकेस को दिखाया। फ्लोरेंस फिर गैली में गई और चिट्ठी को पढ़ने लगी। उसने दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना को वो चिट्ठी दिखाया और साथ ही में वो पायलट के पास गई। कैप्टन विलियम स्कॉट ने जब वो चिट्ठी पढ़ी, उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। फिर उन्होंने सिएटल पुलिस को बताया, जिन्होंने फिर FBI को इन्फॉर्म किया। इस तरफ FBI ऑन अर्जेंट बेसिस एयरलाइन प्रेसिडेंट डोनाल्ड न्यूरोप को फोन किया और मामले के बारे में बताया। मिस्टर न्यूरोप ने कुछ पल सोचा और कहा कि कूपर की हर मांग पूरी की जाए। वो अनवांटेड ड्रामा और नेगेटिव पब्लिसिटी को अवॉइड करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ प्लेन पर कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को वो चिट्ठी वापस देने को कहा, क्योंकि वो कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से उसके चिट्ठी में एग्जैक्टली क्या लिखा था ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फ्लोरेंस ने याद किया कि उस हैंड रिटन चिट्ठी में $200,000 कैश और 4 पैराशूट मांगे गए थे। कूपर चाहता था कि ये सामान सिएटल टकोमा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्हें दिए जाए और धमकी दी गई कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे। हर कोई जिसने भी वो चिट्ठी पढ़ी थी उसमें नो फनी बिजनेस लिखा हुआ था। कूपर अपने आइल साइड सीट 18C से उठा और 18A पर बैठा, ताकि जब फ्लोरेंस वापस आए तो फ्लोरेंस को आइल साइड सीट पर बैठा सके। फ्लोरेंस जब वापस आई तो कूपर ने उसे बैठने को कहा और फिर सूटकेस खोल के उसे बॉम्ब दिखाया। फ्लोरेंस देखकर दंग हो गई कि उस सूटकेस में वायरिंग और 2 सिलेंडर्स थे, जिसमें 2 पोटेंशियल डायनामाइट स्टिक्स थे। फ्लोरेंस अब डरने लगी थी। उसके बाद कूपर ने उसे कॉकपिट के पास जाने को कहा और वहां जाकर पायलट से बोलने को कहा कि हवाई जहाज को हवा में ही रखे जब तक उसके पैसे और पैराशूट का इंतजाम नहीं हो जाता। पायलट को यह मैसेज मिलने के बाद पायलट ने इंटरकॉम के जरिए घोषणा की कि एयरप्लेन अभी लैंड नहीं कर सकती ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तब तक के लिए प्लेन हवा में सर्कल में घूमते रहेगी। इस वक्त तक मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स को हाईजैकिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। कूपर अपने डिमांड्स को लेकर बहुत क्लियर था। उसने $200,000 को $20 के नोट्स में मांगा, जो लगभग 21 पाउंड यानी लगभग 9.5 kg होगा। इसका ये तर्क है कि छोटे नोट्स का इस्तेमाल करके बैग का वेट बढ़ाया जा सकता है और इससे स्काई डाइविंग इजी होता है। बड़े नोट्स का वजन कम होता है और उन्हें पास करना मुश्किल होता है। कूपर ने अपने डिमांड में ये भी क्लियर रखा था कि उसे ऐसे नोट चाहिए जिसका सीरियल नंबर रैंडम हो। FBI एजेंट्स ने उसे रैंडम सीरियल नंबर वाले नोट्स दिए, लेकिन उन्होंने ये ध्यान
ध्यान दिया कि सभी नोट्स का इनिशियल लेटर एल से हो। पैराशूट जुगाड़ करना पैसों के इंतजाम करने से ज्यादा मुश्किल था। टकोमा के मैककॉर्ड एयरफोर्स बेस ने पैराशूट प्रोवाइड करने का ऑफर दिया, लेकिन कूपर ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। उसे सिविलियन पैराशूट ही चाहिए थे जिसमें यूजर ऑपरेटेड रिपकॉर्ड्स हो, जिसको मैनुअली पुल करके वो पैराशूट ओपन कर सके। सियाटल पुलिस अंत में एक स्काई डाइविंग स्कूल के ओनर से कांटेक्ट किया और 4 पैराशूट का जुगाड़ किया। कूपर के हाईजैकिंग नोट्स में स्काई डाइविंग के प्लान्स के बारे में जिक्र नहीं था, पर उसके डिमांड से ऑफिशियल्स को अंदाजा लग गया था कि वो क्या करने वाला था। क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पैराशूट भी मांगा था, इसलिए FBI ने सोचा कि शायद वो एक यात्री या किसी क्रू मेंबर को अपने साथ उड़ान के दौरान हॉस्टेज बना सकता है। उन्होंने कूपर को डमी पैराशूट देने का सोचा, लेकिन एक सिविलियन की जान को रिस्क में डालने की हिम्मत नहीं थी। शाम के 5:30 बजे ग्राउंड टीम के पास पैसे और पैराशूट दोनों तैयार थे। उन्होंने कैप्टन स्कॉट को रेडियो किया और बताया। कूपर ने यह कहा कि जब वो प्लेन को उतारे तो प्लेन को दूर और अच्छे एक वेल लाइटेड एरिया में लैंड कराए। उसने केबिन लाइट्स को डिम करने को कहा और कहा कि कोई भी व्हीकल प्लेन के पास नहीं आना चाहिए। उसने ये भी कहा कि जो इंसान पैसे और पैराशूट लेकर आ रहा है वो अकेले ही आएगा। एक नॉर्थ वेस्ट के एयरलाइन कर्मचारी ने एक कंपनी व्हीकल को प्लेन के पास लेकर आया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट टीना को सीढ़ी गिराने को कहा और फिर कर्मचारी ने 2 पैराशूट टीना को हैंडओवर किया। फिर उस कर्मचारी ने कैश को एक बड़े बैग में लाकर दिया। मांग पूरी होने के बाद कूपर ने 36 पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को रिलीज किया, लेकिन उसने दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना और कॉकपिट में 3 आदमियों को रिलीज नहीं किया। एक FAA अधिकारी ने कैप्टन से कांटेक्ट किया और कूपर से प्लेन में आने की परमिशन मांगी। ऑफिशियल्स अपेरेंटली कूपर को वार्न करना चाहते थे अबाउट द डेंजर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पायरेसी, लेकिन कूपर ने उन्हें आने से मना कर दिया। कूपर ने इस फ्लाइट को सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं चुना था, बल्कि फ्लाइट के टाइप के लिए भी चुना था। कूपर बोइंग 727-100 के बारे में बहुत कुछ जानता था। कूपर ने पायलट से कहा कि उन्हें फ्लाइट को 10,000 फीट के नीचे रखना है और एयर स्पीड को 150 नॉट से भी कम रखना है। एक एक्सपीरियंस स्काई डाइवर आराम से 150 नॉट्स की रफ्तार पर उड़ान कर सकता है। कूपर ने प्लेन को मेक्सिको सिटी ले जाने को कहा। पायलट ने उसे समझाया कि 1000 मील से ज्यादा का सफर नहीं किया जा सकता, इसलिए कूपर ने रेनो नेवाडा में मिड स्टॉप के लिए अग्री किया ताकि प्लेन को रिफ्यूल किया जा सके। सियाटल से टेक ऑफ करने से पहले कूपर ने प्लेन को रिफ्यूल करने का ऑर्डर दिया। पेट्रोल टीम ने जल्दी से काम पूरा किया। कैप्टन स्कॉट और कूपर ने लो एल्टीट्यूड रूट को नेगोशिएट किया। कूपर ने पायलट को केबिन का प्रेशर कम करने को भी कहा। कूपर जानता था कि 10,000 फीट पर इंसान नॉर्मल रूप से सांस ले सकता है और केबिन का प्रेशर बराबर करना भी जरूरी था ताकि जब वो स्टेयर्स गिराए तो कोई तेज हवा का झटका ना लगे। जब ये सब तैयार हुआ तब फ्लाइट 746 को टेक ऑफ किया। उड़ान के बाद कूपर ने क्रू को कॉकपिट में रहने को कहा। कॉकपिट के दरवाजे में ना कोई पीप होल था, ना कोई रिमोट कैमरा, इसलिए क्रू को ये पता नहीं चल रहा था कि कूपर क्या कर रहा है। रात के 8 बजे एक लाल रोशनी ने वार्निंग दिया कि फ्लाइट का एक गेट खुला हुआ है। कैप्टन स्कॉट ने इंटरकॉम से कूपर से कहा कि क्या वो उनके लिए कुछ कर सकते हैं। कूपर ने गुस्से से नहीं कहा। यह था डैन कूपर का लास्ट वर्ड जो पायलट्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सुना। रात के 8:30 बजे प्लेन झुक गया, पहले आगे का हिस्सा और फिर पीछे का। कैप्टन को अंदाजा लग गया था कि डैन कूपर ने इसी समय प्लेन से जंप किया है। कैप्टन स्कॉट ने नोट किया कि यह जगह कहाँ थी। पोर्टलैंड से 25 मीटर उत्तर में लुइस रिवर के पास। क्रू ने सोचा कि एफ्ट स्टेयर्स गिरे हुए हैं और कूपर प्लेन से जंप कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एजम्पशन को कंफर्म नहीं किया क्योंकि कोई उसके ऑर्डर्स को डिसओबे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रात के 10:15 बजे प्लेन रेनो नेवाडा में लैंड किया गया जैसे कि पहले तय हुआ था। स्कॉट ने इंटरकॉम से बात की लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला लेकिन केबिन खाली थी। कूपर उसके पैसे और सामान के साथ गायब हो चुका था और सिर्फ प्लेन में रह गया था कूपर का ब्लैक क्लिप ऑन टाई और 2 पैराशूट। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद क्या डैन कूपर जंप के बाद बचा या नहीं ये साफ नहीं हो पाया। पुलिस ने उम्मीद की थी कि प्लेन से कोई जंप करेगा। पहले F-106 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया लेकिन वो स्लो स्पीड में बेकार था। बाद में एयर नेशनल गार्ड ने T-33 का इस्तेमाल किया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कूपर प्लेन से जंप कर चुका था। पुलिस ने डैन कूपर को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में सर्च किया लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उनकी पहली प्रायोरिटी एक ओरेगॉन के एक आदमी का पुलिस रिकॉर्ड था जिसका नाम DB कूपर था, लेकिन सबूतों के अभाव से उन्हें छोड़ दिया गया। एयर पायरेसी के आरोप दर्ज किए गए थे 1976 में और आज भी कायम है। एक 8 साल के लड़के ने 1980 में कोलंबिया रिवर में कूपर के स्टैश से मैच करने वाले $20 नोट के बंडल मिले जो रैंसम मनी से मैच करता था।
कुछ लोग मानते हैं कि यह सबूत साबित करता है कूपर उस जंप में मर गया था, लेकिन अगर वो मर गया था तो उसका शरीर क्यों नहीं मिला। इन बंडल्स के मिलने के बाद नए सर्च ऑपरेशन उस क्षेत्र के आसपास शुरू हो गए, लेकिन 18 मई 1980 को माउंट सेंट हेलेंस का वोल्केनो इरप्शन ने कूपर के केस के रिलेटेड क्लूज को भी तबाह कर दिया था। बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि वो डैन कूपर है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अगस्त 2011 में मार्ला कूपर ने दावा किया कि डैन कूपर उनके अंकल एलडी कूपर थे। मार्ला ने कहा कि उन्हें कभी पैसा नहीं मिला क्योंकि उनके अंकल उन पैसों को जंप करने वक्त खो दिए थे। हालांकि मार्ला कूपर के क्लेम असली सच से सबसे करीब था, लेकिन अभी भी थ्योरी वैसा नहीं बैठ रहा था जिससे ऑफिशियल्स मैच कर पाए। जुलाई 2016 में एफबीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो डैन कूपर की जांच में और एक्टिव रिसोर्सेज नहीं लगाने वाले हैं। One of the most notorious unsolved crimes in American history will remain a mystery. The FBI said yesterday the decades-long investigation into the hijacker known as D.B. Cooper is closed. पर इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने डैन कूपर की पहचान कर ली है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एरिक उलुस ने हाल ही में एक क्लू ढूंढा है जो उन्हें लगता है कि 52 इयर्स पुराने केस को सॉल्व कर सकता है। उनका विश्वास है कि वो मिस्टीरियस स्काईजैकर का असली पता लगाने के करीब है। उलुस ने टाई के 3 टुकड़े किए, उस टुकड़े में स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम पाया गया। ये डिस्कवरी उन्हें क्रूसिबल स्टील प्लांट तक ले गई, जो उस वक्त बोइंग को 1960 में टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील प्रोवाइड करता था। कूपर का बोइंग 727 के बारे में अच्छा नॉलेज था और सियाटल के क्रूसिबल स्टील के विंस पीटरसन ने उस वक्त बोइंग के साथ बिजनेस किया था। उलुस ने भरोसा दिखाया है कि वो सियाटल और बोइंग में जांच कर रहे हैं और पीटरसन का इतिहास देख रहे हैं ताकि डीबी कूपर और विंस पीटरसन के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल सके। उनका कहना है कि अगर ये केस का प्रोग्रेस ऐसा ही होता रहा तो ये केस जल्दी सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।